आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेड स्टडी एंड गो। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ये फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, हिंदी में कहेंगे इन्हें भारतीय राजनीति में प्रक्रिया, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है राजनीतिक दल व दलीय व्यवस्था। देखो इसमें हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और दलीय व्यवस्था जो है कितने प्रकार की होती है, ठीक। अब हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ। देखो राजनीतिक दल क्या होते हैं, जैसे भारत में जो है बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी के हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारे जो है भारत में पार्टियां हैं, तो उन्हें राजनीतिक दल कहेंगे। परंतु बहुत सारे संगठन ऐसे बनाए जाते हैं, वह भी समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, परंतु हम सभी को राजनीतिक दल जो है नहीं बोल सकते। तो उसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है राजनीतिक दल की, वो हम जानेंगे। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान उद्देश्य के लिए कार्य करता है। देखो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो समान उद्देश्य के लिए क्या करता है, कार्य करता है। उनके समान, इसमें बहुत सारे नेता होते हैं और अपनी विचारधारा को एक रखकर अपना कार्य करते हैं, और उनका उद्देश्य भी क्या होता है, एक ही होता है। तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। अर्थात ऐसा समूह जो सत्ता में आना चाहता है, और ये जितने भी राजनीतिक दल होते हैं क्या चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं और अपना जो है शासन चलाना चाहते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में बीजेपी की पार्टी चल रही है, ठीक है, तो वह अपने सत्ता में आना चाहती है। राजनीतिक दलों का यही मतलब होता है कि सरकार में आती है, अपने सत्ता को कायम रखना चाहती है। सभी राजनीतिक दल की यही सोच भी होती है। उसे राजनीतिक दल कहते हैं। समाज में कई प्रकार के, देखो समाज में जो है कई प्रकार के संगठन होते हैं। समाज में भी संगठन बना दिए जाते हैं जो समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं। अब देखो समाज ने मिलकर जो है एक संगठन बना लिया, तो अब वो संगठन जो है एक सभी के लिए काम करेगा, परंतु सभी संगठन जो होते हैं वो राजनीतिक दल नहीं हो सकते। जैसे धार्मिक संगठन हो जाते हैं, देखो धर्म के नाम पर भी संगठन बना लेते हैं कुछ लोग, जैसे हिंदू सभा हो जाती है, ठीक है, और मुस्लिम लीग जैसे मुसलमानों ने जो बनाया था उस समय। फिर व्यापारिक संगठन आ जाता है, सांस्कृतिक संगठन। तो कई प्रकार से जो है व्यक्ति जो होते हैं संगठन बना लेते हैं, पर इन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इनका काम जो है सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता, बस ये समाज में क्या करते हैं, भला चाहते हैं। और राजनीतिक दल क्या चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं और अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो इनका उद्देश्य ये होता है, क्योंकि इनका उद्देश्य राजनीतिक नहीं होता। अब ये जो संगठन बनाते हैं तो उनका उद्देश्य थोड़ी ना राजनीतिक है, वो तो एक समाज को लेकर चलते हैं। और राजनीतिक दल क्या होते हैं, पूरे देश को चलाने के लिए खड़े होते हैं, सत्ता में आते हैं। ये सत्ता को प्राप्त करना नहीं चाहते, ये सत्ता को जो है प्राप्त करना नहीं चाहते, अपितु केवल विशेष वर्ग का हित चाहते हैं। केवल ये क्या चाहते हैं, विशेष वर्ग का हित चाहते हैं। अब जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, समाज में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसे संगठन बना लेते हैं ताकि अन्य लोगों को जो है नुकसान नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे संगठन जो होते हैं, परंतु इन्हें राजनीतिक संगठन नहीं कहा जाएगा, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राजनीतिक दल की परिभाषा। देखो आप जब इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, जैसे राजनीतिक दल का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, तो परिभाषा के साथ जो है हमें किन किन विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है उसके बारे में भी हमें
लिखना होता है, क्योंकि ऑनर्स में जो है जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसमें पहले जो विद्वान आ जाते हैं हमारे गैटल के अनुसार। गैटल क्या है? यह एक विद्वान थे, इन्होंने जो राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है वह इन्होंने दी। राजनीतिक दल संगठित नागरिकों का ऐसा समूह है। देखो राजनीतिक दल क्या है? संगठित नागरिकों का ऐसा समूह होता है जो इकाई के रूप में काम करता है, जो एकजुट होकर जो है अपना काम करते हैं और सरकार को नियंत्रित करता है, तो वह राजनीतिक दल कहलाते हैं। सरकार को जो नियंत्रित करता है तो उसे ही हम राजनीतिक दल कहेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है गिलक्राइस्ट के अनुसार। अब देखो गिलक्राइस्ट जो है यह भी एक बड़े विद्वान थे, इन्होंने भी राजनीतिक दल की जो है परिभाषा दी। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो राजनीतिक विचार में एक होते हैं। देखो व्यक्तियों का ऐसे समुदाय है जो इनकी विचारधारा क्या होती है, सभी की एक होती है और सरकार शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और सरकार में जो है इनका आने का उद्देश्य, ये पर्पस यही होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दलीय व्यवस्था के रूप। देखो दलीय व्यवस्था क्या होती है हमारी, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनकी दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये हम जानते हैं। परंतु इसमें जो है जब कॉलेज लेवल पे हम आ जाते हैं तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है हम। ठीक, तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एक दलीय प्रणाली। देखो दलीय प्रणाली जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहली होती है एक दलीय प्रणाली, दूसरी द्विदलीय प्रणाली, तीसरी हो जाती है बहुदलीय। तो अब जानेंगे फर्स्ट है इसमें एक दलीय प्रणाली। वह प्रणाली है जिसमें एक दल का अस्तित्व होता है। ये वह प्रणाली है जिसमें दल कितने होते हैं, केवल एक ही होगा और चुनावी प्रतियोगिता आपस में ही होती है। देखो जब चुनाव होते हैं तो कोई अन्य पार्टी तो इसमें रहती नहीं है, तो आपस में इनकी प्रतियोगिता होती है सरकार की जो होती है। और एक दलीय प्रणाली का स्वरूप, एक दलीय प्रणाली का जो स्वरूप है मिस्र, तंजानिया, चीन आदि देशों में पाया जाता है। अब देखो एक दलीय प्रणाली जहाँ पर एक ही पार्टी का जो दबदबा होता है तो वह एक दलीय प्रणाली कहलाती है। और किन किन देशों में ये अपनाई गई है? मिस्र, तंजानिया, चीन, ठीक है, देशों में अपनाई गई। अधिकतर एक दलीय प्रणाली साम्यवादी देशों में। देखो साम्यवादी देश कौन से होते हैं? जहाँ पर एक ही पार्टी मौजूद होती है और उनका लक्ष्य जो होता है समाज का कल्याण करना होता है। एक तो वहाँ पर एक ही पार्टी होगी और सरकार का जो है पूरा जनता पर नियंत्रण होता है और वो जनता जो है अपनी मनमर्जी इसमें नहीं कर सकती। ठीक, अब देखो किन किन देशों में जब एक दलीय प्रणाली जब अपनाई गई है तो उसके लाभ भी होते होंगे कुछ, जब हानि होती है तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं। फर्स्ट है पॉइंट है इसमें सत्ता मजबूती से टिकी रहती है। अब हमारे जैसे हमारा पड़ोसी देश आ जाता है चीन, तो वहाँ पर जो है एक ही दल है और वहाँ पर उसी का दबदबा होता है और कोई अन्य पार्टी नहीं होगी, तो केवल उसी की सरकार चलती रहेगी। ठीक, तो उसकी जो सत्ता है वो मजबूती से जो है टिकी रहती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता। अब भ्रष्टाचार क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरी पार्टी जो है यहाँ पर नहीं होती, तो एक दूसरे की जो है खींचतानी कोई सरकार करती ही नहीं। ठीक है, तो एक ही दल यहाँ पर दबदबा उसका बनाया रहता है। तीसरा पॉइंट है राज्य के कार्य में धन खर्च कम होता है। अब राज्य का मतलब यहाँ पर पूरे देश से लिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो राज्य के कार्य में जो धन खर्च होता है वह भी यहाँ पर कम लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है देश में एकता व अनुशासन रहता है। देश में जो है जहाँ पर एक ही पार्टी रहेगी तो उसका अनुशासन भी बरकरार रहेगा और एकता भी बनी रहेगी और कल्याण ही पहला लक्ष्य होता है। और यहाँ की सरकार का जो मेन मकसद क्या होता है? कल्याण करना होता है।
और एकता बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर कोई अन्य पार्टी नहीं होती, इसीलिए जो सत्ता का खींचतानी भी नहीं होती। तो इसी वजह से जो है एक दल का प्रभुत्व जो है चीन में देखा जाता है। 5वां पॉइंट है, देश का विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन भी नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग दल ही नहीं होंगे, तो देश के विभाजन की मांग कौन करेगा। 6वां पॉइंट आ जाता है, सेना पर भी एक दल का नियंत्रण होता है। अब सेना जो हो जाती है, ठीक है, आर्मी वाले जो ऑफिसर हो जाते हैं उस पर भी जो नियंत्रण किसका होता है, एक ही सरकार का होता है। तो ये जो है हमारे एक दलीय प्रणाली के लाभ हैं। अब इसके दोष देख लेते हैं कि जब एक दलीय प्रणाली होती है तो इसमें क्या क्या बुराइयां होती हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, जनता का उचित प्रतिनिधि नहीं हो पाता। देखो, जनता जो है उनकी मनमर्जी नहीं चल पाती, और उचित प्रतिनिधि का मतलब होता है कि वहाँ पर जो है अन्य पार्टी नहीं होती है, तो इसी वजह से उनका उचित प्रतिनिधि नहीं हो पाता है। कोई अन्य सरकार को जो है वो चुन नहीं सकती, क्योंकि दूसरी पार्टी होती नहीं है वहाँ पर, तो उनका जो है उचित प्रतिनिधि नहीं मिल पाता है। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति जो है इसमें स्वतंत्र होकर जो है काम नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको सरकार से जो है मंजूरी लेनी पड़ती है, तो इसी वजह से जो है इसमें दोष होता है। तीसरा पॉइंट है, तानाशाही स्थापित हो जाती है। सरकार जो है अपनी मनमर्जी करती है, जनता पर भी अपना पूरा दबदबा नियंत्रण कायम करके रखती है, तो सरकार जो जनता है उस पर तानाशाही होती है। फोर्थ पॉइंट है, देश में सेना शक्ति अपना दुरुपयोग करने लगती है। अब देश में जो सेना शक्ति है, जितने भी उसमें स्थल सेना, वायु सेना, तो उसमें जो जितनी भी सेना है तो वह भी अपना दुरुपयोग जो है करने लगती है एक दलीय प्रणाली में। इसके लाभ और ये दोस्त हैं। दूसरा पॉइंट है, द्विदलीय प्रणाली। देखो, दलीय प्रणाली की दूसरी जो प्रणाली है द्विदलीय, जहाँ पर 2 ही दल होते हैं केवल, वह प्रणाली जिसमें 2 दल होते हैं, उदाहरण ब्रिटेन व अमेरिका आदि। देखो, जहाँ पर 2 ही दल मौजूद है, ब्रिटेन में और अमेरिका में, वर्तमान समय में भी वहाँ पर द्विदलीय का ही प्रचलन है। अब अमेरिका में रिपब्लिक व डेमोक्रेटिक पार्टी है। अमेरिका में कौन सी पार्टी है? रिपब्लिक व डेमोक्रेट। इन्हीं के हाथ में जो है तथ्यपलट होता रहता है कि किसकी सरकार बनती है, कभी रिपब्लिक की बनती है तो कभी डेमोक्रेटिक की। जबकि ब्रिटेन में उदारवादी व मजदूर दल शामिल है। और ब्रिटेन में कौन सी पार्टी है? उदारवादी और मजदूर दल। ठीक, तो ये प्रकार से जो है 2 पार्टियों का यहाँ पर प्रावधान होता है। अब इसके लाभ आ जाते हैं। पहला है शासन स्थायित्व होता है। इसमें जो शासन जो होता है स्थायित्व होता है, और क्योंकि दूसरा जो है व्यक्ति इसमें एक ही सरकार को चुनता है और दूसरे विपक्ष का जो है आलोचना होती है इसके अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है योग्य शासन के लिए बाध्य। अब जो योग्य होगा सरकार में बनाने के लिए तो उसी की सरकार होती है। जो काम अच्छा करेगा तो उसी की सरकार बनती है, जो नहीं करेगा तो उसकी सरकार जो है नहीं बन पाती है। तीसरा पॉइंट है बड़े पैमाने पर विपक्ष की आलोचना। अब जिसकी सरकार जब है बन जाती है तो वह विपक्ष की क्या करता है? आलोचना ही करता है। फोर्थ पॉइंट है निर्वाचन का प्रत्यक्ष होना। अब यहाँ पर जैसे सपोज अमेरिका में जो है चुनाव होते हैं तो वो अप्रत्यक्ष नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, सरकार को जो दिखाकर होते हैं। तो इनका निर्वाचन किस तरह से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। पांचवा आ जाता है सरकार का निर्माण सरल होता है। अब इसमें सरकार का जो निर्माण होता है सरल हो जाता है। जैसे अमेरिका में जब चुनाव होते हैं, ठीक है, तो उसका चुनाव जो है सरल होता है। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाते हैं इकट्ठा, तो सरकार जो है बन जाती है उसमें। अब इसके दोष क्या आ जाते हैं? पहला है मंत्रिमंडल की तानाशाही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 पार्टियाँ तो यहाँ पर किसी का
तानाशाही नहीं होगी, यहाँ पर भी तानाशाही जो है देखने को मिल जाती है। जैसे कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी, तो जिसकी मंत्रिमंडल बन जाता है तो मंत्रिमंडल क्या करती है, लोगों पर जो है तानाशाही दिखाती है। दूसरा पॉइंट है जनता के पास सीमित विकल्प। अब जनता के पास दो ही विकल्प होते हैं कि या इसकी पार्टी में वोट दें या उसकी पार्टी में, ठीक है, जैसे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, तो इन दोनों को चूज़ करके जो है वोट डालना पड़ता है। तो जनता के पास क्या है, इसमें सीमित विकल्प है, क्योंकि वहाँ पर तीसरी कोई पार्टी है ही नहीं, तो उसके पास क्या है, सीमित विकल्प है लोगों के पास वहाँ पर। तीसरा आ जाता है विपक्ष का बड़े पैमाने पर अपमान। अब विपक्ष जो होती है उसका है ना बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, अपमान किया जाता है। अब हमारी तीसरी प्रणाली है बहुदलीय प्रणाली। अब बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं? बहुदलीय प्रणाली यह है कि जहां बड़े व छोटे अनेक राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है। जैसे कि हमारे भारत देश में है कि बहुत सारे यहाँ पर राजनीतिक दल जो है मौजूद हैं और छोटे राजनीतिक दल भी मौजूद हैं। जैसे गाँवों में बना लेते हैं, छोटे छोटे दल बना लेते हैं। अब राष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन सी पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस की पार्टी हो गई, बीजेपी की हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तो बहुत सारी जो है राष्ट्रीय पार्टी भी और राज्य पार्टी भी हैं और अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हमारे देश में क्या है, मौजूद हैं। दो से अधिक दलों के बीच सत्ता का हेरफेर रहता है। अब दो ही दल इसमें नहीं होते, यहाँ पर कभी किसी की सरकार बन जाती है, कभी किसी की, जो अच्छा काम करेगा तो उसी की सरकार जो है बनती है। अब उदाहरण फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत आदि। फ्रांस में ये प्रणाली मौजूद है, जर्मनी, इटली में और भारत में भी बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं मौजूद हैं। अब इसके लाभ क्या हैं? फर्स्ट आ जाता है सरकार निरंकुश नहीं होती, सरकार जो है अपनी मनमर्जी जो है नहीं कर सकती, तो इसी वजह से जो है बहुदलीय प्रणाली अच्छी मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है लोगों के लिए स्वतंत्र अवसर। अब लोगों के पास जो है बहुत सारे विकल्प होते हैं कि वो कोई सी भी पार्टी को जो है चुन सकती हैं, तो बहुत सारे जो है अनेक उसके पास जो है विकल्प मौजूद होते हैं। तीसरा पॉइंट है सभी विचारों को महत्व। इसमें सभी विचारों को जो है महत्व दिया जाता है। सभी विचारों का मतलब है जिसमें बीजेपी की पार्टी हो गई तो उसमें जो है जितने भी लोग होंगे सभी विचारधाराओं से मिले होंगे, तो सभी को ध्यान में रखकर जो है निर्णय लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है लोकतंत्र को बढ़ावा। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है क्योंकि सरकार जो है एक ही सत्ता पर जो है राजनीतिक दल पर टिकी नहीं रहती है। बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं तो किसी के भी पास जो है सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता, किसी की भी सरकार जो है इस पर बन जाती है। इसी वजह से इसमें लोकतंत्र को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब इसके दोष आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सरकार निर्बल होती है। देखो निर्बल का मतलब क्या होता है, निर्बल क्यों होती है, सरकार जो है कभी भी इसमें गिर सकती है। जब बहुमत जो है सरकार के पास कम होता है तो वह निर्बल हो जाती है और वो गिर जाती है सरकार, फिर दोबारा से चुनाव करवाने पड़ते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा पॉइंट आ जाता है विपक्ष दल का अभाव। अब विपक्ष दल का अभाव, विपक्ष तो इसमें बहुत सारे होते हैं परंतु वर्तमान समय में क्या है, विपक्ष का अभाव है। जैसे कि बीजेपी की पार्टी हो गई तो अब जो है विपक्ष इतना मजबूत नहीं है वर्तमान समय में कि उनकी सरकार जो है गिरा दिया जाए, तो विपक्ष का क्या है, अभाव है यहाँ पर अभी। तीसरा पॉइंट आ जाता है मतदाताओं के लिए कठिनाई। अब मतदाताओं के लिए कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं तो उनको एक चुनना पाना जो है मुश्किल हो जाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा काम करेगा, तो इसी वजह से जो है मुश्किल हो जाता है उन्हें। ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।